नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर आशाओं का लखनऊ में सम्मान किया गया। आशाओं का सम्मेलन एवं 80,000 मोबाइल फोन वितरण अभियान का शुभारंभ करते हुए उन्होंने सभी आशाओं को कार्य के प्रति समर्पित रहने का सुझाव दिया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आज का यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। आप समयबद्ध ढंग से अपनी उपलब्धियों को शासन के संज्ञान में ला देंगे तो शासन से मिलने वाला आपका मानदेय समय पर आपके पास पहुंच जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि प्रदेश व केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से यहाँ 80,000 आशा बहनों को स्मार्टफोन वितरण किया जा रहा है। शेष 80,000 को दूसरे चरण में स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस अवसर पर आशा बहनों को मानदेय 500 रुपए बढ़ाने के लिए आदेश जारी कर दिए गए और बता दें कि अक्टूबर के महीने में ही उत्तर प्रदेश में सभी 80,000 आशा वर्कर को स्मार्टफोन देने का फैसला कर लिया गया था। और इस सम्मेलन में सीएम योगी ने जो स्मार्टफोन वितरित किए हैं उससे आशा वर्कर को स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी विभिन्न योजनाओं से संबंधित डाटा भेजने से आसानी होगी और अब वे फील्ड से सीधे ऑनलाइन डाटा अपलोड कर सकेंगी। यही नहीं, इससे काम में पारदर्शिता भी आएगी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से हम यहां पर 80,000 आशा बहनों को प्रदेश में स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई के साथ जोड़ रहे हैं और शेष 80,000 को हम इसके बाद दूसरे चरण में स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करेंगे। ये 80,000 आशा बहनों को स्मार्टफोन मिलने का मतलब उनकी भागदौड़ और लिखापढ़ी के कार्यक्रम को खाना यानी जो एक उन्हें अनावश्यक श्रम और शक्ति लगती थी, इसमें उतना उनका समय भी बचेगा, उनका श्रम भी बचेगा और साथ साथ अपने रिकॉर्ड को अपने स्मार्टफोन पर भी और प्रदेश शासन के रिकॉर्ड पे भी अपलोड करने में अब उनको मदद मिलेगी और समय पे उनका मानदेय का भुगतान भी हो जाएगा करेगा। इसलिए आज का एक कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें आप अपने हर एक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़ करके समयबद्ध ढंग से अपनी उपलब्धियों को शासन के संज्ञान में ला देंगे और शासन से मिलने वाला जो आपका मानदेय है उस समय पर आपके पास पहुंच जाए, इस दृष्टि से भी आपको एक सहूलियत होगी। मैं इस अवसर पर आप सभी को, पूरे प्रदेश के आशा बहनों को सबसे पहले इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। वास्तव में स्वास्थ्य की सुविधा को सबसे निचले पायदान पर बिठाने की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण इकाई आप हैं। और मैंने तो कोरोना कालखंड में आप लोगों के कार्य को बहुत नजदीक से देखा है। सेकेंड वेव के दौरान जब पूरा देश और पूरी दुनिया एक प्रकार से तबाह सी थी, पस्त सी थी, लोगों को कुछ पता ही नहीं लग रहा था क्या करना है, बहुत हवास की स्थिति में पूरी दुनिया थी। उन स्थितियों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग की कार्रवाई के साथ जुड़ना, मेडिसिन किट वितरण करना, कोविड ट्रेस और टेस्टिंग की कार्रवाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए जो अभिनंदनीय कार्य उस दौरान आशा बहनों ने, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने और एएनएम ने किया था। कस्बा जलेसर में रेलवे अंडरब्रिज को लेकर किसान यूनियन के पदाधिकारीगण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। जलेसर इंशोली मार्ग पर अंडरब्रिज की समस्या को लेकर अनिश्चितकालीन बैठे भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी कि किसान यूनियन का कहना है कि जो अंडरब्रिज बन रहा है उससे हमें काफी समस्याएं हैं। अंडरब्रिज में वर्षा ऋतु में पानी भर जाएगा जिससे यात्रियों को निकालने में समस्या होगी। जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो कैसे निकल पाएंगे। किसानों का यह भी कहना है कि अंडरब्रिज में गुंडे लोग रात में लूटपाट भी करेंगे। भारतीय किसान यूनियन को अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए 4 दिन हो गए हैं। रेलवे तथा शासन उनकी बात को नहीं सुन रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आज 2 बजे का टाइम दिया गया है लेकिन मौके पर कोई अधिकारीगण नहीं पहुंचा और उसके बाद भारतीय किसान यूनियन का गुस्सा फूटा तो धरना स्थल से चलकर जलेसर तोप चौराहे पर जाम लगाया गया। कुछ समय बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम मानविंदर सिंह ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि 2 दिन का समय दीजिए। मैं पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। मैं हर्ष ब्रजवासी, जिला उपाध्यक्ष हेटा। जी, ऐसा है अभी आप जो धरने पर बैठे हुए हो उसके लिए अभी एसडीएम साहब आए, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? ऐसा है, एसडीएम महोदय हमारे बीच में आए, सीओ साहब भी थे
और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ये अंडरपास से वास्तविक क्षेत्र में परेशानी है, हम इसको नहीं बनने देंगे। हमने ऊपर अपने डीएम साहब को और वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखा है और हम आपकी वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता भी कराएंगे और इसको हम किसी भी हालत में हम आपको पूरा आश्वासन देते हैं नहीं बनने देंगे, इसे हम खारिज कराएंगे। तो अंडरपास हम अंडरपास न बनाकर फ्लाईओवर या बैरियर का उनको विकल्प देंगे। जो आश्वासन दिया है वो लिखित में दिया है या फिर वैसे ही? आश्वासन इन्होंने आज हमें आश्वासन पूर्ण रूपेण भरोसा दिलाया है, लिखित के लिए कोई लेटर नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने 2 दिन बाद जो है एक पत्र जारी करने का हमें आश्वासन दिया है। हम एक पत्र जारी करेंगे रेलवे विभाग के माध्यम से कि इसे जो है खारिज कर दिया गया है। उन्होंने 2 दिन का उन्होंने समय मांगा है, तो हमने 2 दिन का समय दे दिया है। झोलाछाप डॉक्टर से इलाज कराने आए 10 वर्षीय मासूम बच्चे की इलाज के दौरान मौत होने से इलाके में हाहाकार मच गया। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया। वहीं इस घटना के बाद झोलाछाप डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची बदोसराय पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। परिजनों का कहना है कि सिरौली गौसपुर क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के संरक्षण में चल रहे दर्जनों वैध क्लिनिक हैं, जिसमें लगातार घटनाएं हो रही हैं। इस मामले में परिजन मदारपुर गांव में झोलाछाप डॉक्टर से खुजली की दवा लेने आए थे, लेकिन डॉक्टर ने दवा ना देकर इंजेक्शन लगा दिया और इंजेक्शन लगाते ही बच्चे की मौत हो गई। नाम क्या है आपका? मालती देवी। कैसे क्या हुआ ये? ऐसा है कि पहले से दवाई चल रही थी खुजली की, तो खुजली की दवाई दीहिन टाइम आज पूरा हो रहा है, तो इनके पापा कहें कि भैया खाना खा लियो, दवाई जाओ ले हो जाएगी वहाँ से। तो इनके बड़े पापा कहें हमारे साथ चलो, घर में काम लगा है, हम चलो ले थे इनके नहर जाओ हो। तो ये आए अपने साथे लेके दवाई आने, तो यहाँ दवाई पहले नहीं दीहिन, सुई लगाई। सुई लगा के बाद में इसकी जब पलटी हो कुछ उम्मीद आई तो ग्लूकोज चढ़ा दीहिन। ग्लूकोज चढ़ाए बाद में यहाँ जब लड़का बेहोश होगा तो ये छोड़ के नहीं भागे यहाँ से नहीं घर का नहीं घर का भागे। अब यहाँ कोई बच्चे के पास नहीं रहा, तुम सुई पता नहीं कौन लगाओ, पता नहीं का की हो भैया। किसने लगाई थी? कौन है ये? डॉक्टर। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के नहीं, मदारपुर के रहने वाले हैं। गाजे बाजे के साथ जन विश्वास यात्रा शुक्रवार को सदर विधानसभा बहराइच में पहुंची, जहां शहर से लोगों ने जगह जगह यात्रा का भव्य स्वागत किया और पुष्प भी बरसाए। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी जन विश्वास यात्रा का भव्य स्वागत किया। वहीं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में जन विश्वास यात्रा बहराइच पहुंची। मैसी विधानसभा में जन विश्वास यात्रा के पहुंचने पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वास यात्रा का स्वागत कर भारी जनसमूह को संबोधित किया था। और यह जन विश्वास यात्रा जिले के मटेरा, नानपारा व बलहा विधानसभा क्षेत्रों में से निकाली जा रही है और इसके बाद लखीमपुर के लिए प्रस्थान करेगी। हमीरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गांजा तस्करी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने 35 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला है। दोनों गांजा तस्कर जिले में पिछले कई वर्षों से गांजे का अवैध व्यापार कर रहे थे। बड़े पैमाने पर गांजा दूसरे जनपदों से लाकर जिले में बेचा करते थे। यूपी के हमीरपुर जिले में बढ़ते गांजे के काले व्यवसाय को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीमों को तस्करों को पकड़ने के निर्देश दिए थे। इसको देखते हुए पुलिस ने जिले के मोधा और सुमेरपुर कोतवाली क्षेत्र से एक गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। आज हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर थाना और मौदहा थाने में 2 गांजा सप्लायर पकड़े गए हैं। इनमें एक महिला है, एक राजेंद्र शिवहरे और एक मल्लिका। ये 2 लोग पकड़े गए हैं। इनके कब्जे से 35 किलो गांजा बरामद हुआ है। इस बारे में ज्ञात हो रहा था कि बहुत पहले से ये गांजा सप्लाई का काम करते हैं, बाहर से लाते हैं और यहाँ पे सप्लाई करते हैं। अभी सूचना संकलित करते हुए एसओजी की टीम और संबंधित थानों की पुलिस द्वारा इनको अरेस्ट किया गया है। इनके कब्जे से 35 किलो गांजा बरामद किया गया है। इस संबंध में टीमों को 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा अपने गृह जनपद गाजीपुर पहुंचे और बेयपुर देवकली स्थित उत्थान फाउंडेशन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मनोज सिन्हा का परिसर में ढोल नगाड़ों से भव्य स्वागत किया गया। मनोज सिन्हा एलजी बनने के बाद दूसरी बार गाजीपुर पहुंचे थे और जनपद के प्रति उनका गहरा लगाव है। इसको शब्दों में व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि कभी मैं सोचता हूँ कि मेरा परिचय क्या है, तो मैं पाता हूँ कि मैं गाजीपुर का एक धूलिकण हूँ। जैसे गांडीव की टंकार और अर्जुन अलग नहीं रह सकते, वैसे मुझे भी लगता है कि इससे अलग नहीं रह सकता हूँ।
हूं। उन्होंने कहा कि मैं आप ही का सिपाही बनकर निष्ठा से काम कर रहा हूं। वहीं यूपी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में चारों तरफ विकास का एक्सप्रेसवे दिख रहा है। बेरोजगारी दर जहां 17% थी, आज वह 4% हो गई है। बीमारू राज्य में गिना जाने वाला उत्तर प्रदेश आज नीति आयोग की रैंकिंग में शामिल है। हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि गाजीपुर से लखनऊ के लिए एक्सप्रेसवे इन्हीं वर्षों में पूरा हुआ है। मिर्जापुर जनपद के चुनाव तहसील क्षेत्र के नारायणपुर पंप कैनाल के करीब 4 दशक पुरानी पंप कैनाल के नवीनीकरण का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और अनुप्रिया पटेल ने किया। इस परियोजना को मिली मंजूरी के तहत 60 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च होगा। यह परियोजना अगस्त माह 2023 में पूर्ण होगी। इसमें चंदौली और मिर्जापुर जिले के 96,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होने में किसानों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जनता सिंचाई के लिए लंबे समय से मांग कर रही थी, जिसका शिलान्यास किया गया। इससे 2 जिलों के किसानों को लाभ मिलेगा। इस नहर को गहरा कर नए पंप लगाने से किसानों को भरपूर लाभ मिलेगा। नारायणपुर पंप नहर क्षमता वृद्धि परियोजना का आज यहाँ पर शिलान्यास किया गया है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार के जल शक्ति विभाग के द्वारा 60 करोड़ 30 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। ये 4 दशक पुरानी परियोजना है, जो मुख्य रूप से चंदौली और जनपद मिर्ज़ापुर के कृषि योग्य भूमि के सिंचन में इसका योगदान है। और अब इस क्षमता वृद्धि के उपरांत जो हमारे उपकरण है, नए पंप सेट्स हैं, लगाए जाएंगे और इसकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। तो अब 96,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है जिसका सिंचन हो पाएगा और जो पंप सेट्स की क्षमता है वो 1440 क्यूसेक से बढ़कर 1800 क्यूसेक हो जाएगी। तो इससे हमारे जनपद चंदौली और मिर्ज़ापुर दोनों ही जनपदों के किसानों की जो एक बहुप्रतीक्षित मांग थी वो आज पूरी हो रही है और इसके लिए हम उत्तर प्रदेश की सरकार को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। कब तक शुरू हो जाएगा? ये काम अब शुरू हो गया है और ये 2023-24 तक, अगस्त तक इसको पूर्ण कर लिया जाएगा और उसके बाद जो बढ़ी हुई क्षमता है उसके साथ जो किसानों को पानी की आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाएगी। खबर गाजीपुर से, जहां बहरियाबाद में समाजवादी पार्टी के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व डॉक्टर लोहिया के विचारों पर शैक्षिक संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी शिक्षक सभा एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर मान सिंह यादव मौजूद रहे, जिनका स्वागत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से किया। समाजवादी शिक्षक सभा के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह यादव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व डॉक्टर लोहिया के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान मीडिया से रूबरू होकर डॉक्टर मान सिंह यादव ने कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दों पर अपनी बात कही कि आत्मनिर्भर, आप बताइए कि 3.5 लाख वित्त विहीन शिक्षकों को समाजवादी पार्टी की सरकार ने 200 करोड़ रुपए दे करके मानदेय देने का शुरुआत किया था और इन्होंने कोरोना काल में उन्हें 2 रुपए भी नसीब नहीं हुआ इनके माध्यम से। और बहुत सारे हमारे वित्त विहीन शिक्षक अपनी जान से हाथ धो बैठे। आज पुरानी पेंशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब भी सदन में मैं इस बात को उठाता हूँ, नेता सदन मुझे लिख करके दे देते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल करना नामुमकिन है। आप यह बताइए कि उसी पुरानी पेंशन से प्रधानमंत्री अपना जीवन यापन किए हैं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, और उसके बारे में इनकी ये टिप्पणी, जबकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यह बोल चुके हैं कि हम जैसे सत्ता में आते हैं सबसे पहले पुरानी पेंशन की बहाली के लिए काम करें। तो आज यह शिक्षक इन विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर यह संवाद कर रहा है कि क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को 300 रुपये का गैस सिलेंडर महंगा लगता है और 1,000 रुपये का सस्ता। जब ये सत्ता में नहीं थे तो कहे हम जब आएंगे तो डीजल का दाम आधा हो जाएगा। वैसे तो 30 रुपये लीटर डीजल बिकना चाहिए और डीजल लगभग शतक लगा चुका है। तो आज संवाद बरेज के थाना प्यागपुर क्षेत्र में 10 अक्टूबर 2021 को अपहरण कर 13 वर्षीय बालक अंश सिंह की हत्या का पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। अंश सिंह के लापता होने के बाद थाना प्यागपुर में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 363 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अपहरण के दूसरे दिन यानी 11 अक्टूबर को अंश की लाश तालाब से बरामद होती है। 12 अक्टूबर 2021 को अंश सिंह का 3 चिकित्सकों द्वारा मेडिकल बोर्ड बैठक कर पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम में इस बात का खुलासा होता है कि हत्या गला दबाकर की गई थी। इस बात की पुष्टि पोस्टमार्टम के बाद
बरामद होती है, जिसके साक्ष्य पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रस्तुत किए जाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर थाना प्रयागपुर पुलिस द्वारा 302 की बढ़ोतरी करती है और परिजनों का कहना है कि हत्या अभियुक्तों को चिन्हित करने के बाद थाना अध्यक्ष प्रयागपुर द्वारा अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। मृतक के पिता का आरोप है कि अभियुक्तों से निजी लाभ लेकर पुलिस द्वारा उनके संरक्षण देकर बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उनकी मांग है कि 13 वर्षीय बच्चे की हत्या करने वाले हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार कर घटना का अनावरण किया जाए और अभियुक्तों को संरक्षण देने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, अन्यथा यह अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार सिंह। क्या करने वाले हैं? ककराहा थाना प्रयागपुर। धरने पर यह है कि 10 अक्टूबर को मेरे बेटे की हत्या अपहरण करके कर दी गई। किसने किया था? अब मुलजिम ने किया और मुलजिम थाना एसओ महोदय एसओजी टीम के द्वारा जांच में उनको प्रकाश में लाया गया, बताया गया कि मुलजिम फला फला हैं। उसके बाद कोई गिरफ्तारी आज तक नहीं की गई, इसलिए हम सब आमरण अनशन पर बैठे। कौन थाना का मामला है? प्रयागपुर। 10 अक्टूबर को हुआ है। बेटे का नाम है अंश सिंह, 13 वर्ष। मिर्जापुर जनपद में व्यापारी एकता के लिए यात्रा के साथ पहुंचे भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत केसरी ने व्यापारी आयोग की मांग की। उन्होंने कहा कि विश्वगुरु बनने के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बड़ी समस्याएं समाधान की हैं। व्यापारियों की समस्याओं का समाधान उनके द्वारा ही किया जा सकता है। व्यापारी समुदाय को यात्रा के माध्यम से जगाने और उन्हें एकत्रित कर व्यापारी समुदाय की समस्याओं का समाधान तलाशने में लगे व्यापारी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने में आनाकानी की जा रही है। इसका एक ही उपाय है, व्यापारी आयोग का गठन कर दिया जाए ताकि व्यापारी अपनी छोटी मोटी समस्याओं का समाधान आयोग में करके राहत पा सके। सर क्या नाम है आपका और क्या पूरा परिचय है आपका? मेरा नाम रणजीत केसरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन। कौन सा आपका ये कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य है इसका? सर्वप्रथम मैं माँ जगत जननी विंध्यवासिनी माँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ। यहाँ आने का कार्यक्रम में है कि हमारे पूरे भारत देश में जितने व्यापारी हैं, वो छोटे व्यापारी हों चाहे बहुत बड़े व्यापारी हों, उनकी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक प्लेटफार्म होना चाहिए, जिस प्लेटफार्म का नाम है व्यापारी आयोग। तो भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन का मांग है कि देश में व्यापारी आयोग बने ताकि उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो पाए। इसलिए मैं पूरे भारत देश में दौरा करके आज मिर्जापुर में शहर में हूँ। किस जिले का दौरा किए हैं आप? हम तो पूरी पूर्वांचल हो गया, कम से कम 15 स्टेट का मैं दौरा करके आया हूँ। क्यों जरूरत पड़ रहा है? जरूरत इसलिए पड़ रही है कि हम लोगों की कोई भी समस्याएं, अगर एक छोटा सा एक जैसे अभी भाई साहब यहाँ पे आए हैं, अपंग हैं, अगर इनको 10,000 रुपये की भी ज़रूरत पड़ रही है, कहीं भी अगर अधिकारी के पास जा रहे हैं तो वहाँ भ्रष्टाचार से सारे लोग लिप्त हैं और ये व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन का मानना है कि अगर व्यापारी आयोग बन जाएगा तो जहाँ भी भ्रष्टाचार हो रहा है, जहाँ भी उनको दिक्कतें आ रही हैं, अपने व्यापारी आयोग में लिखेगा, व्यापारी आयोग संज्ञान में लेगा। नहीं बनता तो क्या करेंगे आप लोग? आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मैं भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन द्वारा पूरे भारत में व्यापारी जन जागरूकता यात्रा मैं निकाला हूँ। सारे देश के व्यापारियों को एकजुट करके मैं अपनी मांग के लिए तटस्थ रहूंगा और मैं बनवा के रहूंगा, क्योंकि रंजीत केसरी अपना पूरा जीवन इस व्यापारी आयोग के लिए संकल्पित कर दिया। जब तक से बनेगा नहीं, हम बैठने वाले नहीं हैं। तो बहुत से सरकार थे, उसमें नहीं मांग की, आप बीजेपी मांग कर रहे हैं, क्यों? देखिए, बीजेपी में इसलिए मांग कर रहे हैं कि ये जो माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो विश्व गुरु बनने में शामिल हैं। तो पूरा देश का काम माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो हमारे व्यापारियों की आवाज़ क्यों नहीं सुन रहे हैं? और जब इसमें हमको लगता है 99% व्यापारी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। जब इनकी सरकार है, इनकी गवर्नमेंट है, भारत सरकार में और स्टेट गवर्नमेंट में, दोनों में इनकी जब सरकारें हैं, जब इनकी आवाज़ व्यापारियों की नहीं सुन पा रहे हैं, जब हमने इतना दिन देखा, जब ये नहीं बन पाया है, बड़ी बड़ी सारी समस्याओं का इन्होंने समाधान किया, लेकिन व्यापारियों के साथ मतभेद क्यों? नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए इटावा का भरथना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह तैयार है। हालांकि कोरोना वायरस का प्रकोप अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। पूरी दुनिया इस वायरस से त्रस्त है। अभी हाल ही में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में प्रवेश कर गया है, जिसके केस दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं।
इटावा के बर्थना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इस नए वेरिएंट के लिए पूरी तरह तैयार है। इस मामले में जब बर्थना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक अमित दीक्षित से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वर्तमान में 30 बेड इस नए वेरिएंट के लिए रिजर्व हैं और 20 अतिरिक्त की व्यवस्था की जा रही है, जो कि पूर्णतः ऑक्सीजन के साथ उपलब्ध होंगे। आगे उन्होंने बताया कि वर्तमान में सर्दी जुकाम बुखार के मरीजों की तादाद बढ़ गई है, जिसकी समुचित व्यवस्था है और दवाइयां भी उपलब्ध हैं। वहीं उन्होंने आगे बताया कि उनके पास नेत्र चिकित्सालय उपलब्ध नहीं है, जिसकी शासन से मांग की गई है। बहुत ही जल्द उनको नेत्र चिकित्सक भी उपलब्ध हो जाएगा। नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से करता है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बर्थना में हमारा ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनली है, जिसमें कि 30 बेड्स ऑक्सीजन के साथ हमारे तैयार हैं, आईसीयू बेड्स भी तैयार हैं और कंसंट्रेटर भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है जी। इवन हमारे पास जो है मेडिसिन है जो इमरजेंसी वो पूरी पर्याप्त मात्रा में है। यदि इमरजेंसी ऐसी पड़ती है तो हम 50 बेड्स तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं जी। 50 बेड आपके यहाँ हो सकते हैं। इस समय कितने कोई केस आया है क्या? नहीं, अभी तो हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई केस नहीं मिला है जी। जो है निरंतर क्षेत्र में ग्रामीण और अर्बन क्षेत्र में पूरी स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग करवा रहे हैं जी, ताकि सर्विलेंस के माध्यम से ये पूरी सूचना इकट्ठी कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को अगर कोई बुखार खांसी से पीड़ित होता है तो तत्काल उसकी कोविड-19 की जांच करा के और उसकी प्रॉपर। मिर्जापुर जिले के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहपुर चौसा गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक 22 वर्षीय युवती की मौत हो गई। अन्य में उसे परिजन उपचार के लिए जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार मौसम में अचानक हुए परिवर्तन और आकाश में उमड़ घुमड़ के आए बादलों के बीच शाहपुर चौसा गाँव निवासी लक्ष्मी कुमारी 22 पुत्री लल्लन मोहरे खेतों की ओर उपले लेने गई हुई थी। इसी दौरान आकाशीय बिजली की चमक गरज और बरसात होने से बचने के लिए वह समीप के जामुन के पेड़ के नीचे खड़ी हो गई थी, जहां अचानक आकाशीय बिजली गिरने से वह उसकी चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गई, जिसे परिजन फंड में लेकर जिला अस्पताल पहुंचे थे। जहां चिकित्सकों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। किशोरी की मौत से परिजनों का रो रकर बुरा हाल है। क्या नाम है आपका? कुमार, रहने वाले शाहपुर चौसा का है, रहते हैं बरकछा में। वहाँ गए थे लकड़ी कंडी लेने के लिए और जब पानी बरसने लगा पेड़ के नीचे रुक गए। कौन लेने गया था कंडी? मम्मी और बहन। अच्छा। तो मम्मी थोड़ा दूरी गई लेने के लिए, तब आई उधर से, दोनों साथ में सोचे हम चले वहाँ, तब से वहाँ गिरी ऊपर से, तब तो गिर पड़े। मम्मी पकड़ी उसे, मम्मी पकड़ी तो ये हुआ तो चिल्लाई तो हम दौड़ के गए, थोड़ा पास में ही थे, तो उसे लेकर दौड़ के भागे घर पर एम्बुलेंस को फ़ोन किए। तो भाई कैसे इस हादसे में जख्मी हुआ? जो भाई कैसे जख्मी हुआ? भाई नहीं जख्मी हुआ। हाँ, बहन इस पार की है बिजली गिरने से। तो एम्बुलेंस को फोन किए, तब एम्बुलेंस आई तब उसे तुरंत लेकर भागे। जामुन का पेड़ था वहाँ? जामुन का पेड़। खबर गाजीपुर से, जहां नगर पालिका परिषद गाजीपुर के चेयरमैन सरिता अग्रवाल के नेतृत्व में हुई बोर्ड की बैठक में ऐतिहासिक फैसला लिया गया। सरिता अग्रवाल ने पीएम मोदी और सीएम योगी की तर्ज पर अपने चुनावी एजेंडे को आज वर्षों बाद पूरा कर दिया। इस संदर्भ में उनके प्रतिनिधि विनोद अग्रवाल ने पूरे बोर्ड के सदस्यों को बधाई दी है। अध्यक्ष सरिता अग्रवाल व प्रतिनिधि विनोद अग्रवाल ने बताया कि शक्कर की दरों में 50% की कमी एवं गैर आवासीय दरों में 12 गुना को घटाकर 6 गुना करने का प्रस्ताव पास नगर पालिका परिषद गाजीपुर की बोर्ड बैठक दिनांक 29 दिसंबर 2021 को अध्यक्ष सरिता अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें स्वीकर हाउस टैक्स वाटर टैक्स के वर्तमान दरों में 50% की कमी और गैर आवासीय वाणिज्यिक भवनों पर 12 गुना से घटाकर 6 गुना करने का ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। जो अभी तक स्वकर प्रभावी था उसमें बोर्ड द्वारा प्रस्ताव रख करके जो आवासीय थे उनमें 50% की कमी करने का प्रस्ताव किया गया है और जो उसका 12 गुना व्यावसायिक पर कर लगता था उसको 6 गुना प्रस्तावित किया गया है। अब उसी का अनुरूप आगे उपविधि को संशोधित करने पर कार्रवाई की जाएगी। ये कब तक जारी हो जाएगा सर? आम जनता को जमा करने एक निर्धारित प्रक्रिया होती है जो कि उसका समाचार पत्र में प्रकाशन फिर गजट कराने का कार्य, ये सब कार्यवाही यथाशीघ्र किया जाएगा। बाराबंकी जिले में धान की तौल न होने से किसान परेशान हैं। किसान अपनी समस्या को लेकर धान लदी ट्रॉलियों के साथ गन्ना कार्यालय परिसर में धरना दे रहे हैं। प्रशासन द्वारा किसानों की हो रही समस्याओं को ध्यान न दिए जाने से किसान नाराज हैं। नाराज किसानों ने अपने धरनों के दौरान सरकार और प्रशासन की बुद्धि शुद्धि के लिए गन्ना कार्यालय परिसर में हवन किया। किसानों ने कहा कि जिले का किसान धान की तौल कराने के लिए भटक रहा है, लेकिन अधिकारी हैं कि किसानों की समस्याओं को लेकर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और
प्रशासन के बुद्धि शुद्धि के लिए यहां पर हवन किया। देखिए भाई साहब, जब से धान खरीद शुरू हुई है जनपद बाराबंकी में 1 नवंबर से, पहले शुरू में हुआ कि ऑनलाइन चलेगी, ऑनलाइन के बाद कैंसिल की गई, फिर लोगों ने ऑनलाइन मतलब टोकन लिए, फिर वो कैंसिल हुई। उसके बाद फिर इन्होंने कहा ऑफलाइन चलेगी, फिर महीनों आदमी चक्कर काटता रहा किसी तरीके से। जब उसका नज़दीक आया नंबर, फिर आप ऑनलाइन शुरू हो गई। ये ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में किसान परेशान हो गया। एक तो ये व्यवस्था थी, दूसरी व्यवस्था ये थी कि हर सेंटर पे जो बिचौलिए हैं उनका धान खरीदा जा रहा है, और जो लाइन से जा रहा काश्तकार, जो वास्तविक काश्तकार है, उसको परेशान किया जा रहा। इन सब के विरोध में हमारे बंकी के ब्लॉक अध्यक्ष ने जो है यहाँ पर 16 तारीख को दिया था नोटिस जिला प्रशासन को कि संज्ञान में लिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, इस किसान का, कि उसने नहीं सुना। विवश होकर 28 तारीख को धान सहित आंदोलन करने को विवश हुए किसान। केवल अभी तक डिप्टी आरएमओ यहाँ पर आए, बात की, परसों उन्होंने बात करी थी, लेकिन उन्होंने असमर्थता जाहिर की कि जो है ये शासन की बात है, उसमें हम क्या करें। उसके बाद से आज तक कोई यहाँ पर नहीं आया कि हम लोगों को सुध ले। अब आगे आज हमने ये किया है यहाँ पे यज्ञ के माध्यम से कि शायद प्रशासन को शुद्धि बुद्धि आ जाए, लेकिन अगर फिर भी नहीं आती है तो हम लोग फिर निर्णय लेंगे। आने वाले समय में हम लखनऊ के लिए कूच करेंगे कि हम वहाँ पर धान लेकर जो है मुख्यमंत्री के पास। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा जनपद में आगामी चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब और गांजा तमंचा आदि के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मोदा पुलिस द्वारा राट बसवारी रोड से 2 शातिर व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई, जिनके पास से 25 किलो गांजा बरामद किया गया। इसमें भूरा निवासी नारायज के पास से 15 किलो गांजा और बसंत कुमार निवासी अरतरा के कब्जे से 10 किलो अवैध गांजा, एक तमंचा, 315 बोर और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। बताते चले कि पकड़े गए अभियुक्त आगामी चुनाव में गांजे की सप्लाई कर मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से गांजा एकत्रित कर रहे थे। बसंत उर्फ लैला पंडित एक आपराधिक प्रवृत्ति का इंस्टिट्यूटर है। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के मद्देनजर अपराध और अपराधियों के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मौदा पुलिस को व्यापक सफलता हासिल हुई है। मदारपुर के भूरा पुत्र अब्बास और अरतरा का लाला पंडित से लगभग 25 किलो गांजा, एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। गौरतलब है कि एक हफ्ते में दूसरी बरामदगी है। इसके पहले इलाही तालाब से एक अभियुक्त पकड़ा गया था, जिसके पास से 10 केजी गांजा बरामद हुआ था। आगामी विधानसभा चुनाव में इस अवैध गांजा का सप्लाई करके मतदाताओं को प्रभावित करने की योजना थी। उसके क्रम में यह एक बहुत बड़ी कार्रवाई है और आगे भी जो सूचना प्राप्त होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। मुलायम सिंह यादव के गढ़ कहे जाने वाले इटावा के सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह जानकारी सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत यादव ने दी। उन्होंने आगे बताया कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में 500 बेड रिजर्व कर दिए गए हैं और जरूरत पड़ने पर बेड की व्यवस्था भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस समय पर पूरा देश इस महामारी से त्रस्त है, जिसको लेकर मेडिकल यूनिवर्सिटी में समुचित व्यवस्था है। ऑक्सीजन प्लांट इस समय कार्यरत हैं, जो कि मरीजों को ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस समय सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में 10,000 से ऊपर मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं, जिन्हें कोरोना गाइडलाइंस के अंदर इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। रमाकांत जी, कोरोना का एक वेरिएंट जो कि ओमिक्रॉन के नाम से जाना जा रहा है, भारत में प्रवेश कर गया है। क्या तैयारियां हैं सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी की? कश्यप जी, जैसा आपको विदित है कि कोरोना महामारी जो है पूरे दुनिया को इन्वॉल्व कर रही है जी। इंडिया भी उससे अछूता नहीं है। 2020 में जब से इंडिया में केसेस आने शुरू हुए थे कोविड के, जो प्रथम लहर जिसे कहते हैं, उसी समय से हम लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी थी जी। उस समय हम लोगों ने 200 बेड रखे थे कोविड के, जिसमें कि उनका अलग से मॉर्चरी था, अलग से किचन था, अलग से लॉन्ड्री था, पूरी बिल्डिंग अलग स्थापित की गई थी, क्योंकि उस समय क्राइटेरिया में ये था कि वो बिल्डिंग अलग होना चाहिए जी। और उससे रिलेटेड जो भी दवाइयाँ, मैन पावर, वो सारा स्थापित किया गया था। अलग से हमने डायलिसिस रखा था, अलग से एक्सरे, अलग से सब कुछ चीज़ें अलग से रखी गई थी, इन्वेस्टिगेटिव और विद आईसीयू बेड्स जी। क्योंकि हमारा जो हॉस्पिटल है वो लेवल 3+ हॉस्पिटल गवर्नमेंट के द्वारा नामित किया गया था जी। और कोरोना महासंकट की प्रथम लहर में हम लोगों ने बहुत ही उत्साह और
उसके साथ पूरा सामना किया और जितने मरीज वगैरह आए सबको संतुष्ट करके हमने उन्हें भेजा। हमारी तरफ से कोई भी लापरवाही उस समय नहीं हुई। तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर राजकुमार जी के नेतृत्व में हमने कोरोना की प्रथम लहर का सामना किया और शासन ने भी हमारे कार्य को सराहा जी। उसके बाद सेकेंड लहर आई जी। सेकेंड लहर में केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े जी। उसका भी हम लोगों ने बहुत ही सूझबूझ के साथ सामना किया। हमारे बेड से 200 से बढ़ के 300 हमने कर दिए। हमारा डायलिसिस, इन्वेस्टिगेटरी सेवाएं, लॉन्ड्री, किचन, बाकी सारी चीज़ें पहले की तरह रहीं। लैब टेस्टिंग बढ़ा दी गई। हम लोग 3 से 4 हज़ार टेस्ट पर डे कर रहे थे और जो भी पेशेंट आ रहे थे उन्हें समुचित इलाज हमारे द्वारा दिया गया। पेशेंट को, उनके अटेंडेंट को भी समुचित सलाह दी गई, उन्हें काउंसलिंग की गई और जैसा कि मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूं कि यूनिवर्सिटी के द्वारा जो कार्य किए गए वो सराहनीय थे और शासन ने भी इसको सराहा। जो कि ये नया वेरिएंट आया, क्या इसके लक्षण हैं? अभी जो नया वेरिएंट अभी विगत कुछ दिनों से उसके केसेस इंडिया में भी शुरू हुए हैं। ये वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ। समाजवादी संविधान बचाओ संकल्प यात्रा उत्तर प्रदेश के 74 जिलों का भ्रमण करने के बाद गुरुवार को बहराइच पहुंची। यात्रा की अध्यक्षता कर रहे समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह हमारी संविधान बचाओ संकल्प यात्रा उत्तर प्रदेश के 74 जिलों में भ्रमण करने के बाद बहराइच पहुंची है, जिसका समापन हमारे गृह जनपद बहराइच में होगा। उन्होंने कहा कि यह सरकार अपने दमक चक्र से संविधान को खत्म करना चाहती है, इसलिए संविधान को बचाने के लिए हम सब अधिवक्ता साथीगण 31 अगस्त 2021 को यह यात्रा लेकर निकले थे। यह यात्रा नेताजी मुलायम सिंह यादव के आवास से निकली है, जिसका समापन हमारे गृह जनपद बहराइच में हो रहा है। नमामि गंगे योजना प्रकल्प भारतीय जनता पार्टी द्वारा गुरुवार को देर शाम मरी माता मंदिर स्थित सरयू तट पर पूजन व भव्य आरती कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में महंत श्री विष्णु देवाचार्य और विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा के जिलाध्यक्ष श्यामकांत टेकरीवाल आरती में शामिल हुए। सरयू तट पर आयोजित भव्य आरती में सैकड़ों नगरवासियों ने शिरकत की। आरती के पश्चात श्री विष्णु देवाचार्य व श्यामकांत टेकरीवाल को रामचरितमानस भेंट कर सम्मानित किया गया और इस अवसर पर संत विष्णु देवाचार्य ने बहराइच के सूर्य कुंड की बहाली व नवनिर्माण की मांग की। वहीं भाजपा नमामि गंगे कार्यक्रम के जिला संयोजक राकेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि नरिया घाट से लेकर मरी माता मंदिर तक साफ सफाई और सौंदर्यीकरण तथा अन्य कार्यों के लिए 62 करोड़ की परियोजना का प्रस्ताव जल शक्ति मंत्री को सौंपा जाएगा। हमारा ये उद्देश्य है कि कम से कम जो 62 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था सरयू की सफाई का, वो हम जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से प्रदेश सरकार के सिंचाई और जल शक्ति मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह जी को एक वो मांग पत्र देंगे, जिसमें ये यहाँ से लेकर के नानपारा नरिया घाट से और अयोध्या तक की सरयू सफाई का एक 62 करोड़ का प्रोजेक्ट बना है, उसको दे करके सफाई कराएंगे। फिलहाल नरिया घाट से लेकर मरी माता मंदिर तक हम इसके सौंदर्यीकरण और साफ़ सफाई के लिए प्रयास करेंगे कि बहुत ही शीघ्र ये हो जाए और लोग इसका नाव से जो है विचरण करें यहाँ पर और मरी माता का दर्शन करें। गाजीपुर में स्थानीय छात्रों ने नाबालिग संग रेप और हत्या के आरोपितों पर सख्त कार्रवाई करने को लेकर शहर कोतवाली के महुआ बाग तिराहे से सरजू पांडे पार्क तक कैंडल मार्च निकाला और कैंडल मार्च में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि यूपी में महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। मिर्जापुर में एक नाबालिग का रेप कर हत्या कर दी जाती है और अब तक अपराधी पुलिस से दूर हैं। सरकार को जल्द सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो सिस्टम से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। जानकारी की से मिर्जापुर जिले में कटरा कोतवाली इलाके के कतवारू के पूरा मोहल्ले में 9 साल की लड़की का अपहरण कर हत्या कर दी गई। मार्च कर रहे लोगों ने पीड़िता को न्याय की गुहार सरकार से लगाई है। मैं सुरेश कुमार मौर्य, पूर्व छात्र नेता पीजी कॉलेज गाजीपुर। सुरेश जी, आज ये किस तरह का कैंडल मार्च है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए भैया, जो आए दिन प्रतिदिन हमारे 9 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और मिर्जापुर के डीएम और एसपी तक उनके कान तक जू तक नहीं रेंगा है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन के लोग जो हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कि उनके नारे सभी ध्वस्त हो रहे हैं। नारी सशक्तिकरण जो महिला हेल्पलाइन चला है, ये पुलिस प्रशासन के लोग जिम्मेदार पर्सन होते हैं। आज के डेट में 9 वर्ष की बहन के साथ बलात्कार होता है, रेप होता है और इन लोगों को पता तक नहीं चलता है।
खुफिया विभाग एसओजी के जो लोग हैं कहाँ सोए हुए हैं। मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से यही कहना चाहता हूँ कि ज्योति बहन जिसके माता पिता एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, माँ बर्तन मांजने का कार्य करती हैं और पिता मजदूरी करते हैं और उन लोगों की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग पूरे छात्र संघ के माध्यम से आप लोगों के सामने पेश हुए हैं कि उस ज्योति मौर्य के बलात्कारियों को फांसी दिया जाए और जितने भी हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और एफआईआर दर्ज हो। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।